Good morning, class 7th. We will continue our chapter, Our Changing Earth, हमारी बदलती धरती, from the topic Earthquakes. भूकंप. Movement of the lithospheric plates, volcanic eruptions, and faulting leads to vibrations which are felt as earthquake on the surface of earth. जब हमारी लिथोस्फेरिक प्लेट्स जो हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स जो हैं, या फिर वॉल्केनिक इरप्शंस होती हैं, तो जो वाइब्रेशंस हमारी धरती के अंदर, जो कंपन हमारी धरती के अंदर पैदा होता है, वो हमें भूकंप जैसा प्रमाणित होता है। वो सरफेस ऑफ अर्थ पे हमें भूकंप लगता है। अर्थक्वेक्स आर सडन वाइब्रेशंस और वायलेंट ट्रेमर्स। जो अर्थक्वेक्स हैं वो सडन वाइब्रेशंस हैं या इतनी ज़्यादा वायलेंट शेकिंग है जिसकी वजह से अर्थ सरफेस की जो इंटरनल फोर्सेस की वजह से दे स्ट्राइक सडनली एंड इफ़ दे आर हाई इंटेंसिटी बिल्डिंग्स कैन बी टॉपल्ड एंड लाइफ एंड प्रॉपर्टी लॉस्ट। ये अचानक आती हैं और अगर इनकी इंटेंसिटी जो है अगर ये तेज़ हों तो उसकी वजह से जान माल का बहुत नुकसान होता है। बिल्डिंग्स गिर जाती हैं, लोग मर जाते हैं, प्रॉपर्टी का लॉस होता है। द पॉइंट इनसाइड द क्रस्ट वेयर द वाइब्रेशंस ओरिजिनेट इज कॉल्ड द फोकस। ऐसा पॉइंट जहाँ पर ये सारी वाइब्रेशंस जो हैं ओरिजिनेट होती हैं उसे फोकस कहा जाता है। द प्लेस ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ डायरेक्टली अबव द सरफेस ऑफ द फोकस इज कॉल्ड एपिक सेंटर। ऐसी जगह जो अर्थ के जो सरफेस ऑफ अर्थ के डायरेक्टली अबव है, फोकस के बिल्कुल ऊपर है, उसे एपिक सेंटर कहा जाता है। और द शॉक ऑफ द अर्थक्वेक इज फेल्ट ऑलमोस्ट एट अराउंड दिस पॉइंट। वाइब्रेशंस रेडिएट आउटवर्ड इन ऑल डायरेक्शंस फ्रॉम द फोकस। ये बाहर की तरफ निकलती हैं फोकस से सारी वाइब्रेशंस इन द फॉर्म ऑफ सेस्मिक वेव्स के तौर पे। द स्ट्रेंथ ऑफ द अर्थक्वेक डिक्रीजेज आउटवर्ड्स फ्रॉम द एपिक सेंटर। और जब अर्थक्वेक की जो वेव्स है वो एपिक सेंटर से बाहर आती हैं तो इनकी इंटेंसिटी जो है वो थोड़ी डिक्रीज होने लगती है। सो द ग्रेटेस्ट डैमेज इज एट द एरियाज ऑन एंड क्लोज टू द एपिक सेंटर। तो जो ज़्यादा जान माल का नुकसान है वो एपिक सेंटर वाले जगहों पर होता है, बाकी जगहों पर कम होता है। यहाँ पर हमें डायग्राम में दिया हुआ है, ये सेंटर पॉइंट फोकस है और ये एपिक सेंटर है जो फोकस के बिल्कुल ऊपर है। तो जो एपिक सेंटर वाला पॉइंट है वहाँ जितना नुकसान होगा एज़ कम्पेयर टू अदर प्लेसेस वहाँ उतना नहीं होगा, क्योंकि वो डाइवर्ट कर जाती हैं वाइब्रेशंस, जिसकी वजह से उनका जो डिक्रीज़ हो जाती है उनकी स्ट्रेंथ जो है। In your previous lesson, you have already learned that seismology is the study of behavior of earthquake और seismic waves। हम सब जानते हैं अर्थक्वेक को मापने के लिए और सिस्मिक वेव के बिहेवियर को मापने के लिए सिस्मोलॉजी की जो स्टडी है वो की जाती है। और जो इस पैटर्न को जो एक्सपर्ट्स स्टडी करते हैं उन्हें सिस्मोलॉजिस्ट्स भी कहा जाता है। और जो इंस्ट्रूमेंट जो मेज़र करता है ग्राफ ट्रेमर्स को, अर्थक्वेक के जो ग्राफ्स के जो ट्रेमरस हैं उनको जो रीड करता है कि कितनी इंटेंसिटी का था, उसे सिस्मोग्राफ भी कहा जाता है। द स्केल यूज टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ सिस्मिक वेव्स ड्यूरिंग द ट्रेमर्स इज कॉल्ड रिचर स्केल। जो स्केल जो है वो मेजर करने के लिए वेव्स की इंटेंसिटी को यूज़ होता है उसे रिचर स्केल कहा जाता है। इट वॉज डिज़ाइंड इन 1935 बाय चार्ल्स एफ रिचर। इसे 1935 में चार्ल्स एफ रिचर ने डिज़ाइन किया था, एक अमेरिकन सिस्मोलॉजिस्ट थे वो। द न्यूमेरिकल स्केल रेंजेस बिटवीन 0 to 9। ये स्केल 0 से 9 के बीच में लाई करता है। पीपल बेयरली फील अ क्वेक ऑफ मैग्नीट्यूड अप टू वाइल 2 6.0 और हायर। ज़्यादातर जो हैं वो 2 से लेके 6.0 की तीव्रता वाले ही भूकंप जो हैं लोगों ने आज तक जो हैं वो फील किए हैं। हायर मैग्नीट्यूड क्वेक इज़ कंसीडर्ड स्ट्रॉन्ग। अगर 6 से ऊपर हैं तो वो बहुत ज़्यादा माने जाते हैं। दे आर टर्म्ड मेजर एंड वेरी डिस्ट्रक्टिव व्हेन हायर देन 7। और अगर 7 से ऊपर हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा नुकसानदायी जो है वो माना जाता है। द हाइएस्ट मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक रिकॉर्डेड टू डेट वाज Chilean earthquake on 22 May 1960। 3 large aftershocks lasted for 23 minutes। सबसे बड़ा जो है वो अब तक का 22 मई 1960 में आया था। 23 मिनट तक ये भूकंप जो है वो चला था और इसकी जो तीव्रता थी वो 9.6 थी रिचर स्केल के ऊपर। सो ये सबसे भयानक जो था, हाईएस्ट मैग्नीट्यूड वाला अर्थक्वेक था। यहाँ पे कुछ केस स्टडी दी हुई हैं।
अर्थक्वेक रॉक्स इंडिया पाकिस्तान, गुजरात ब्लैक फ्राइडे अर्थक्वेक हिट्स भुज। और क्या क्या अर्थक्वेक, कौन कौन से अर्थक्वेक कहाँ कहाँ हुए और कितने डिस्ट्रक्टिव थे उसके बारे में केस स्टडीज़ दी हुई हैं, आप पढ़ सकते हैं इसे अपनी एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए। नाउ एंडोजेनिक फोर्सेस एक्टिंग ओवर लॉन्ग पीरियड्स, डायस्ट्रॉफिक फोर्सेस। एंडोजेनिक फोर्सेस एक्टिंग ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, जो एंडोजेनिक फोर्सेस हैं जब वो सरफेस फॉर लॉन्ग एंडोजेनिक फोर्सेस एक्टिंग ऑन द सरफेस फॉर लॉन्ग जियोलॉजिकल पीरियड्स हैव क्रिएटेड द मेजर लैंडफॉर्म्स ऑन अर्थ। जब ये लगातार मतलब धरती की सतह के साथ टकराती हैं तो मेजर लैंडफॉर्म्स बनाती हैं। दीज फोर्सेज में भी कॉन्टिनेंट बिल्डिंग और माउंटेन बिल्डिंग फोर्सेज, इसकी वजह से या तो कॉन्टिनेंट्स बनते हैं या माउंटेन्स बनते हैं। You have already studied about them in your previous class. Let us quickly recollect and extend the knowledge. वर्टिकल टेक्टोनिक मूवमेंट्स। वर्टिकल टेक्टोनिक मूवमेंट्स क्या होती हैं? जिसमें अपलिफ्टमेंट होती है या सब्सिडेंस होता है लार्ज अर्थ सरफेस में। दे हैव रिजल्टेड इन फॉर्मेशन ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड प्लेट्यूज। इसकी वजह से या तो कॉन्टिनेंट्स बनते हैं या प्लेट्यूज बनते हैं ड्यू टू स्ट्रक्चरल अपलिफ्टमेंट, क्योंकि स्ट्रक्चर की अपलिफ्टमेंट होती है, ऊपर की तरफ चढ़ता है जो स्ट्रक्चर है। Resulted in the formation of continents and due to the structure sneaking of particular areas in comparison to surrounding land creates depression and basins. Horizontal tectonic movements may act tangentially on the earth's surface in particular area. They may be compressional or tensional in nature. या तो ये compressional होते हैं या tensional होते हैं। compressional में क्या होते हैं, compress हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं, ठीक है। और टेंशनल में क्या होते हैं, ये जिग जैग मूवमेंट में आ जाते हैं, हमारे फॉल्टिंग हो जाती है इनकी। द एंडोजेनिक फोर्सेज ऑफ द अर्थ आर नॉट ऑलवेज डिस्ट्रक्टिव। हमेशा एंडोजेनिक फोर्सेज नुकसानदायक नहीं होती। दे गिव राइज टू न्यू लैंडफॉर्म्स, ये नई लैंडफॉर्म्स को जन्म देती हैं। वॉल्केनिक एक्टिविटी इन द सीज लेट्स टू द फॉर्मेशन ऑफ आइलैंड्स। और वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ कई बार समुद्र में आइलैंड बनने का कारण बनती हैं। As some part is denuded, another part is built up. This process continues and maintains a balance of earth. कुछ ज़मीन अगर डूब रही है तो कुछ नई बन रही है, इसी ने जो धरती का संतुलन है वो बना करके रखा हुआ है। Now our next topic is exogenic forces. We all love to enjoy the beautiful natural wonders. हम सबको अच्छा लगता है नेचुरल वंडर्स को एंजॉय करना। द वेरिंग लैंडफॉर्म्स ऑन अर्थ, हम सबको जो ब्यूटीफुल नेचुरल वंडर्स हैं उन्हें एंजॉय करना अच्छा लगता है। द वेरिंग लैंडफॉर्म्स ऑन द अर्थ सरफेस, बट डू यू नो दैट द डिफरेंट लैंडफॉर्म्स ऑन द अर्थ आर मेड, ब्रोकन डाउन एंड रीमेड। अक्सर ये चीज़ें बनती हैं, टूटती हैं और दोबारा निर्मित होती हैं। The landscape is exposed to the force of nature. It is being continuously worn down by external forces, also termed as exogenic forces. ये हमेशा एक्सटर्नल फोर्सेस के द्वारा भी वॉन्ड होती रहती हैं, जिन्हें एक्सोजेनिक फोर्सेस भी कहा जाता है। द टू प्रोसेसेस दैट कॉन्टिन्यूसली वियर डाउन द रॉक्स ऑन द अर्थ सरफेस आर वेदरिंग एंड इरोजन। दो मुख्य कारण जो दिन प्रतिदिन जो हैं जो रॉक्स हैं उनको वियर डाउन करते रहते हैं वो हैं वेदरिंग मौसम और इरोजन, जो इरोजन होता है ऊपर से उनकी जो परत है वो उतरती रहती है। द ग्रेजुअली अल्टर द लैंडस्केप एंड क्रिएट डिफरेंट लैंडफॉर्म्स, ये ग्रेजुअली ऑल्टर करती हैं और नए लैंडफॉर्म्स का निर्माण करती रहती हैं। वेदरिंग इज द ब्रेकिंग अप ऑफ रॉक्स ऑन द अर्थ सरफेस। दे आर मेनली कॉज्ड बाय एलिमेंट्स ऑफ वेदर लाइक टेम्परेचर चेंजेस, फ्रोस्ट एक्शन और ड्यू टू केमिकल चेंजेस। जो वेदरिंग है वो बेसिकली केमिकल चेंजेस या वेदर एक्शंस की वजह से होती है। और इरोजन इज़ वियरिंग डाउन एंड कैरिंग अवे ऑफ द रॉक्स, ये जो इरोजन है ये रॉक्स का चले जाना है पानी के बहाव या जो है हवा के बहाव की वजह से। द इरोडेड मटेरियल्स आर ट्रांसपेरेंट एंड अल्टीमेटली डिपॉजिट बाय द दीज एजेंट्स ऑफ इरोजन। द एंटायर प्रोसेस क्रिएट्स द डिफरेंट लैंडफॉर्म्स दैट वी सी ऑन द अर्थ। तो यही जो इरोजन और वेदरिंग के कारण ही जो नई लैंडफॉर्म्स बनती रहती हैं और विनाश होती रहती हैं। वर्क ऑफ अ रिवर, नदी का काम। अ रिवर इज़ अ नेचुरल चैनल ऑफ रनिंग वाटर, नदी एक बहते पानी का नेचुरल चैनल है। एज अ रिवर फ्लो इट इरोजेस द लैंडस्केप।
जैसे नदी बहती है तो वो इरोडेड करती है लैंडस्केप को। इट कैरी अलॉन्ग दिस लोड ऑफ रॉक स्टोन्स एंड अदर पार्टिकल्स विद इट सेल्फ। वे अपने साथ बहुत सारी पत्थर मिट्टी जो है वो साथ लेके चलती है। द लोड स्कोर्स द रिवर बेड इन द हाईलैंड्स, द रिवर्स फ्लो वेरी रैपिडली, एज अ रिजल्ट इरोजन इज़ फास्टर। जो हाईलैंड्स हैं वहाँ पर रिवर जो तेज़ी से बहती है, बहाव तेज़ होता है और वो नीचे की तरफ काफ़ी चीज़ें अपने साथ ले आती है। एज अ रिजल्ट इरोजन इज़ फास्टर, इस वजह से वहाँ इरोजन जो है वो ज़्यादा स्पीड पे होती है। द रिवर कट्स आउट वी शेप्ड वैली इन द सॉलिड रॉक्स ऑफ द लैंडस्केप। तो ये हमेशा वी शेप वैली है, ये देखो ना यहाँ पर भी एक वी शेप स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो बेसिकली इन द हाईलैंड्स व्हेन द रिवर्स जंप ओवर हार्ड रॉक्स एंड बाउल्डर्स दैट कैन नॉट बी इजीली इरोडेड, रैपिड्स आर फॉर्म्ड। तो जब वो इस तरीके से निकलती है हाई जगहों पर तो वहाँ रैपिड्स बन जाते हैं। अब वाटरफॉल इज क्रिएटेड व्हेन द रिवर प्लंजेस डाउन फ्रॉम ग्रेट हाइट्स एट द एज ऑफ अ हाईलैंड। और जब जो वाटरफॉल्स हैं वो कब निर्मित होते हैं, जो झरने हैं वो कब बनते हैं, जब नदी जो है बहुत ऊंचाई से नीचे गिरती है, निचली ज़मीन पर गिरती है। ऑन अ स्टीप वैली और व्हेन हॉरिजॉनल बैंड्स ऑफ हार्ड रॉक विद अंडरकट सॉफ्ट रॉक्स बिलो लाइज ऑन द पाथ ऑफ द रिवर। तो आप यहाँ पर वाटरफॉल की एक डायग्राम देख सकते हो, ये हाईलैंड है, वाटर फ्लो की वजह से वो नीचे गिर रही है, तो वे बेसिकली इसी को वाटरफॉल कहा जाता है। फर्दर डाउनस्ट्रीम ट्रिब्यूटरीज जॉइन द मेन रिवर एंड इट्स वॉल्यूम इंक्रीजेज। धीरे धीरे जो ट्रिब्यूटरीज वगैरह हैं वो नदियों के साथ मिलती जाती हैं और उनकी वॉल्यूम बढ़ती जाती है। द रिवर फ्लोज स्लोली ओवर द प्लेन्स केविंग वाइड वैलीज। नदियाँ जो हैं वो जो प्लेन्स वाले एरियाज हैं वहाँ का पर कम बहाव से बहती हैं। द स्लो रिवर्स ट्विस्ट टर्न्स एंड बेंड्स ओवर द वाइड प्लेन्स forming loops called meanders. Continuously erosion and depositing alongside the opposite sides of the meander brings the end of the loop closer until the earth join. तो ये इस तरह स्नेक की फॉर्म में ऐसे लूप्स बना लेती हैं, इसके एंड्स पे जो इसकी मिट्टी विट्टी वो है वो इकट्ठी होती रहती है। द मेन रिवर ब्रेक्स अवे एंड लीव्स बिहाइंड अ कट ऑफ हॉर्स शू शेप लाइक लेक कॉल्ड ऑक्सलो लेक। तो यहाँ पर देखो ना ये जिग जैग पैटर्न से जो है इन्होंने बना लिए हैं। ड्यू टू इंक्रीज इन वॉल्यूम समटाइम्स रिवर ओवरफ्लो इट्स बैंक्स। कई बार वॉल्यूम इंक्रीज होने की वजह से ये अपने तट को भी तोड़ देती हैं और जो इर्द गिर्द के एरिया है वहाँ फ्लडिंग हो जाती है, वहाँ पानी एक बाढ़ आ जाती है। फाइन सेडिमेंट्स ऑफ स्लिट एंड क्ले आर डिपॉजिट अलॉन्ग इट्स बैंक बाय द फ्लड वाटर। फ्लड के पानी से उसके इर्द गिर्द अच्छी स्लिट और मिट्टी जो है वो जमा हो जाती है। एज अ रिजल्ट अ फ्लैट फर्टाइल एल्यूवियल फूड प्लेन इज फॉर्म्ड, जिसकी वजह से अच्छी उपजाऊ मिट्टी वाला एक प्लेन जो है वो निर्मित होता है। एज मोर डिपोजिशन टेक्स प्लेस अलॉन्ग द साइड्स ऑफ द रिवर, ऐसे जैसे और ज़्यादा डिपोजिशन अगर रिवर के इर्द गिर्द इकट्ठी होती रहे तो कॉल्ड लीव्स आर फॉर्म्ड। तो एम्बैंकमेंट्स और लीव्स जो हैं वो फॉर्म होने लगते हैं। As the river approaches the sea, the slow moving river deposits its heavy loads of sediments which it can no more carry. अब क्या है, जब नदी जो है वो समुद्र की तरफ बढ़ती है तो वो अपने सेडिमेंट्स जो हैवी लोड्स हैं उसको धीरे धीरे छोड़ती हुई जाती है। द डिपॉजिट कोज रिवर टू ब्रेक अप इनटू डिस्ट्रीब्यूटरीज एंड ब्रेडेड चैनल्स। इसीलिए उन्हें ब्रेडेड चैनल्स और डिस्ट्रीब्यूटरीज में यहाँ आकर डिवाइड कर दिया जाता है। A triangular piece of formed at the mouth of the river due to deposit, it is called delta. तो जो ट्रायंगुलर पीस जो पार्ट बनता है उसे डेल्टा कहा जाता है रिवर के इर्द गिर्द जो ज़मीन का एक टुकड़ा बनता है। तो बेसिकली ये है वर्क ऑफ रिवर कि कैसे वो चलती है वी शेप्ड वैली से, कैसे वाटरफॉल्स आते हैं, किस तरीके से वो ये जो है लूप्स क्रिएट करती है, फिर धीरे धीरे वो फ्लडेड हो जाने की वजह से हमें एक फर्टाइल रीजन्स देती है खेती बाड़ी के लिए। सो ओवर दिस इज़ द वर्क ऑफ रिवर। नदी हमारे लिए कैसे काम करती है।